ठीक है, देखिए यहाँ पे तो वाइडनिंग टैक्स बेस हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग किस तरीके से टैक्स के बेस को, मतलब गवर्नमेंट का मेन मोटिव है किस तरह से टैक्स के जो लोग टैक्स पे करते हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो हमें पहले तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम मालूम होना चाहिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन की बात क्यों हुई है क्योंकि स्टेट में भी होता है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हमें कंट्री की बात करनी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली instructed the income tax department to adhere to three overarching principles: transparency, objectivity and taxpayers friendliness। इन तीन बातों पे फोकस किया गया है। तो पहले तक क्या हो रहा था, लोग इनकम टैक्स के नाम पे डरते थे या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरा करते थे, प्लस उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम थी। अभी गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन मोटिव ये बनना चाहिए, पहली चीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, यानी कोई भी लूप होल्स जो है तो वो मालूम चले, और अगर लूप होल नहीं भी है तो कुल मिला के जो भी काम किया जा रहा है उसमें वो पारदर्शिता दिखाएं। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, कि करना क्या चाहते हो। देन टैक्स पेयर फ्रेंडलीनेस, कि टैक्स पेयर्स के साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर किया जाए। अब अच्छा बिहेवियर करने का मतलब ये होता है कि वो जब टैक्स फाइल कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली फाइल हो जाए, कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको क्योर, मतलब उसको रेक्टिफाई किया जाए। देन टैक्स की जो भी लायबिलिटीज होती है उसको टाइम टू टाइम फ्रेंडली मैनर में कोऑपरेटिव तरीके से कंप्लीट किया जाए। दिस डायरेक्टिव एम टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और क्योंकि ये डायरेक्शंस दिए गए हैं तो इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, और इससे टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं करंटली टाइम में तो कितने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं। द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के सालों में टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है। कितना बढ़ा है, फ्रॉम 5.87 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19, अगर 18-19 की बात करते हैं तो 5.87 करोड़ लोगों ने क्या दिया था, टैक्स दिया था। अब अगर हम बात करते हैं 2021-22 की तो 6.75 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग अगर हम बात करें तो 90 लाख लोग बढ़ गए। 90 लाख मतलब 1 करोड़ लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ विद इन अप टू ईयर, मान लीजिए 18-19 से 21-22। अब इतना जो चेंजेस आए हैं तो हमको अच्छा लगा कि यार बड़ा मजा आया, मतलब बढ़िया हुआ। लेकिन हाउएवर द परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर पेइंग नील टैक्स has also risen from 40.3% to 66% in financial year 2021-22। अब वो दिक्कत क्या है, हमें लगा कि टैक्स पेयर्स बढ़ गए, अच्छी बात, लेकिन वो टैक्स पेयर्स बेसिकली कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं, नील टैक्स पे कर रहे हैं, जीरो टैक्स, और वही परसेंटेज हमारा ग्रो हुआ है। हालांकि अभी हम बोले कि कितने लोग टैक्स पेयर हैं तो रफली हम बोल सकते हैं 66% लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा लोग, कितने 40 से 66% तक हमारा क्या हो गया है, जो नील पे करते हैं टैक्स, जो कि पहले काफी कम था। यानी अगर 100 लोग भी हैं तो 100 लोग में 40 लोग तो नील टैक्स पे कर रहे हैं, कोई टैक्स ही पे नहीं कर रहे, ऐसे मान सकते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी लोग कम टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे कि हम अपनी फैमिली में देख सकते हैं काफी लोग टैक्स पे नहीं कर रहे होते हैं। तो करंट सिनेरियो ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, करेंटली क्या सिनेरियो है हमारी कंट्री का, अब उसे थोड़ा समझते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी मतलब हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है और उसके कंपेरिजन में टैक्स कितना आ रहा है। The tax to GDP ratio stands 11.1% in financial year 23, मतलब 2023 की बात हो रही है। अब जो 11.1% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसमें से डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन है 6% और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन है 5.1%। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं मैंने पहले आपको बताया था। तो डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन है 6% और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 5.1%। Notably, this ratio is lower than the average of 21% for emerging market economies and the OECD average of 34%। अब यहाँ पे दो चीज समझिए आप,
हमने ये देखा कि हमारी कंट्री में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना हो गया हमारा, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा है वो है 11.1%। अब ये टैक्स टू जीडीपी परसेंट, क्या ये सही है, इतना अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, है ना? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, उन इमर्जिंग कंट्रीज में जितनी भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं उसमें 21% ये रेशियो होना चाहिए, जबकि हमारा कितना है 11.1%। तो पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। तो मैं इसका भी लिख देता हूँ अगर कहीं पे नहीं लिखा है, हाँ लिखा हुआ तो नहीं है। तो इसका बेसिकली है क्या, ओ से हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको आप चाहे तो लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 34%, लेकिन हमारी कंट्री का 11.1%, जो कि काफी कम है। एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है। अगली चीज, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हमारे यहाँ पे कितने लोग फाइल करते हैं, सॉरी फाइलिंग हो जाएगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कितने लोग, कितने परसेंट लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं? तो ओनली 5.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 5.3% पॉपुलेशन ही है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, अगर हम बात करते हैं, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी, ये फुल फॉर्म रखना, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस reports a year-over-year growth of 17.67% in net direct tax collection, amounting to 16.61 lakh crore in 2023। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यानी पिछले से अगले साल में जो ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में, वो है 17.67 करोड़। अगर हम लास्ट ईयर की बात, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 16.61 लाख करोड़ रुपीस एज अ टैक्स कलेक्ट किया गया है। ये भले नंबर याद ना रहे, बट थोड़ा रफली आप याद रखिएगा इस चीज को। अगला देखिए, हमारी कंट्री में क्या कारण है, रीजन फॉर लो टैक्स बेस, क्यों नहीं लोग टैक्स पे करना चाहते हैं, फिर आईटीआर फाइल करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है था? तो रीजन फॉर लो टैक्स बेस, पहला तो क्या है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। हमारी कंट्री में बहुत बड़ा सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब जैसे गोलगप्पे वाला, सब्जी वाले, हाउस हेल्प जो होते हैं हमारे, वो है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो ये फॉर्मल है ही नहीं, है ना, इनके कोई लाइसेंसिंग वगैरह, इनका कहीं नॉमिनेशन, इनकी इनकम वगैरह का कोई है ही नहीं लेना देना। तो ये क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। तो ये बोलना चाह रहा है कि बहुत बड़ा सेक्टर तो क्या है, इनफॉर्मल है। आप देखो जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर्स हो गए, उन वो सभी किसमें आ गए, इनफॉर्मल सेक्टर में। The presence of substantial informal sector where transactions are predominantly conducted in cash poses challenges in tracking and taxing these economic activities. अगर अमाउंट कैश में पे किया जा रहा है तो सबसे बड़ा चैलेंज है उसे ट्रैक करना, उसके अकॉर्डिंग उस पर मतलब टैक्स इंपोज करना। हम उसे कैलकुलेटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए करंट गवर्नमेंट कैश ट्रांजैक्शंस पर रोक भी लगा, मतलब एक तरीके से प्रमोट नहीं कर रही है, हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे प्रमोट किया जा रहा है। तो वही चीज है ये। तो पहला तो हो गया लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। दूसरा है टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पर ही टैक्स नहीं है। द एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर अ प्राइमरी इनकम सोर्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ इंडियंस from income tax contributes to a reduced tax base। हमारी कंट्री में 60% लोग एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर को ही टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्जेम्प्ट मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। देन है हाई इंसिडेंट ऑफ
टैक्स लिटिगेशंस। हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशंस का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में जो टैक्स के पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। जितने भी केस फाइल होते हैं वो बहुत लंबे खिंच जाते हैं, तो इस वजह से ही फिर वो अगली बार टैक्स पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई नंबर ऑफ टैक्स लिटिगेशन केसेस with approximately 5 lakh pending cases in the country create delay and complexities impacting the overall tax base। अब जो 5 लाख लोग फंसे हुए हैं वो वैसे आगे का टैक्स पे नहीं करेंगे, वो पहले पुराना वाला निपटे तो आगे वाला कुछ करते हैं। तो टैक्स लिटिगेशन बहुत ज्यादा फंसी हुई है। अगला है लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है ना। तो क्या है, लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज बोथ फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ मैन पावर hinder the effectiveness of tax administration. This can result in difficulties in enforcing tax regulations and conducting audits। अब हमारी कंट्री में ना ही टेक्निकल एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है कि छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग भी अपने प्रॉपर सिस्टम्स को डेवलप करें, ऑडिट करवाएं, वो लोग ऐसा कर ही नहीं रहे। तो इस वजह से वो जब ऑडिट ही नहीं हो रहा तो टैक्स वगैरह भी पे नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी कंट्री का जो टैक्स बेस है वो कम है। Addressing these issues requires a multifaceted approach involving reforms in tax policies, improved administration, and the development of technical capabilities within tax authorities। अब अगर हमें ये बेस बढ़ाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, हमें टैक्स पॉलिसीज में रिफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको टेक्निकल नॉलेज सिखानी पड़ेगी या फिर और भी चीजें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। प्लस टेक्निकल कैपेबिलिटीज टैक्स अथॉरिटीज को भी अपनी इम्प्रूव करनी होगी। तो ओवरऑल ये है कि इम्प्रूवमेंट अगर हुआ तो ये टैक्स बेस बढ़ जाएगा विद द टाइम। Efforts to encourage the formalization of the economy, streamline tax laws, and invest in technology and training for tax officials can contribute to a broader and more effective tax base। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें टैक्स लॉस को अगर हम टैक्स बेस लॉस को सिंपल कर दें, जो ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाए और उनको थोड़ा सा और मोटिवेट किया जाए, तो वहां पे क्या होगा, टैक्स बेस में जो हमारा परसेंटेज है या फिर जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएंगे और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो एक तो ये चीज हो गई। अगली चीज देखिए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू वाइडन द टैक्स बेस। जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि भैया ये कमियां हैं, हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है, तो फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए वो समझिए। तो पहला है, एक तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का काम किया गया। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया गया, क्रॉस रीडिंग ऑफ पैन विद बैंक अकाउंट्स एंड आधार। आधार कार्ड को और पैन कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट किया गया, जिससे कि अब इजीली आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन से पैन कार्ड से, कौन से बैंक अकाउंट से और कौन सा पर्सन है वो जिसका नाम आधार कार्ड पे गिवन है, उससे उसका एड्रेस मालूम पड़ेगा, उस पर टैक्स वगैरह प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए दिस इनिशिएटिव फैसिलिटेट्स द ट्रैकिंग ऑफ ऑल फॉर्मल ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक, एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल डीलिंग, जिससे फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब अगला क्या है, ऑब्जेक्टिविटी देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डाटा सोर्स इन एसएफटी। एसएफटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने न्यू डेटा इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एक्सपेंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू इंक्लूड न्यू डाटा सोर्सेज सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स असेसमेंट। अब ये क्या चीज है, हम समझो। आप अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं या फिर आप आईपीओ वगैरह यूज करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट या फिर जितना भी प्रॉफिट हुआ आपका वो भी वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर किसी शेयर को आपने खरीदा था और उसका डिविडेंड आया है तो वो डिविडेंड भी रिफ्लेक्ट होगा। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे पैन कार्ड में, और पैन कार्ड का ये कब रिफ्लेक्शन होगा, जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे। साथ ही साथ न्यू टीडीएस कोड्स, नए टीडीएस कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या है इसके अंदर, the introduction of new tax deducted at source codes ranging from 36 to 65 codes
that has led to an increase in reported transaction contributing to better tax monitoring. TDS का मतलब ये हो गया टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, कोई चीज खरीदी, तो वहां पर जो टैक्स लगने वाला है या फिर जो सर्विस आपने प्रोवाइड की उसमें जो टैक्स लगने वाला है उसमें चीजों को मतलब बढ़ाया गया है। फॉर एग्जाम्पल पहले लॉयर पे, टीचर पे, डॉक्टर पे इस तरीके से टैक्स लग रहा था, अब उन्हीं कोड्स को बढ़ा दिया जा रहा है। कोड्स मतलब होता है सेगमेंट, सेक्टर्स जिन पे टैक्स लगेगा, और जब हर चीज उसमें कवर होगी तो डेफिनेटली हम लोग या फिर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को मॉनिटर कर पा रही होगी कि कितना लेन देन हो रहा है। देन अगला है टैक्स पेयर फ्रेंडलीनेस। ये तो हमने आगे स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही लिया था कि सिंप्लीफाइड पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम, इनकम टैक्स के फॉर्म को सिंपल बनाना, इजी बनाना, जिससे लोग इजीली उस फॉर्म को फिल कर पाए। The government has introduced a simplified personal income tax regime, providing taxpayers with a more straightforward and user-friendly tax structure. गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और यूजर फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए। इसके लिए ई अपील स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई है। ई अपील स्कीम, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अपील स्कीम। इसमें क्या होगा? द implementation of e-appeals scheme aim to reduce pending appeals and streamline the appeal disposal process, making it more efficient. अब इसमें होता क्या, मान लीजिए किसी ने अपना ITR फाइल किया, उसका रिफंड नहीं आया, रिफंड मतलब अमाउंट, कोई और दिक्कत आ रही है, कोई टैक्स मतलब ITR फाइल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ई अपील कर सकते हैं, तो उससे वो चीजें जल्दी सॉल्व आउट हो जाएंगी। देन रोल आउट ऑफ कॉमन ITR रिटर्न फॉर्म्स, और गवर्नमेंट ने क्या किया है? कॉमन ITR रिटर्न फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स सिंप्लीफाई द फिलिंग प्रोसेस, मेकिंग इट फॉर मोर एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली फॉर टैक्सपेयर्स। पहले ये होता था कि अलग अलग टैक्स फॉर्म्स है, इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए अलग है, कोई कंपनी बना रखी है उसके लिए अलग है, तो ऐसे बहुत सारे टैक्स फॉर्म थे। हालांकि अभी भी सारे खत्म नहीं हुए, बट अब मान लीजिए कि ये है कि अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं कि भैया इस पर्सन को इस तरह का फॉर्म भरना चाहिए, इस पर्सन को इस तरीके का, तो इजी कर दिया थोड़ा सा, है ना, जिससे कि लोग आसानी से फॉर्म फिल कर पाए अपना इनकम टैक्स वाला। फर्दर मेजर्स टू ब्रॉडन द टैक्स पेयर, आगे और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ेगा, यानी टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे। तो इनेबलिंग अ सेपरेट अथॉरिटी टू सेटल टैक्स डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स की जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको सेटल करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। एड्रेसिंग द हाई अमाउंट ऑफ टैक्स लिटिगेशन कैन बी एक्टिवली परसुएडेड बाय क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड अथॉरिटी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट्स। दिस स्पेशलाइज्ड बॉडी कैन कंट्रीब्यूट टू अ मोर एफिशिएंट एंड टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स रिलेटेड इश्यूज। लेकिन ध्यान रखिएगा, हाई अमाउंट होना चाहिए टैक्स का, ऐसे नहीं 10,000 20,000 रुपए के टैक्स के लिए वो लोग खर्चा करेंगे, है ना। अगर अमाउंट बड़ा है तो उसमें टैक्स लिटिगेशन अगर फाइल हुई है, टैक्स के रिगार्डिंग कोई केस आया है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट के थ्रू। अगला है इंक्लूजन ऑफ हाई इनकम एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हाई इनकम वाले लोग हैं, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स है, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। फार्मर्स विद सब्सटेंशियल लैंड होल्डिंग एंड हाई एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है और जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम या आउटपुट बहुत ज्यादा है, कैन बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सेटिंग अ सेपरेट थ्रेशोल्ड लिमिट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज लैंड ओनरशिप और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अभी कैसे होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी, यानी एक लिमिट क्रिएट कर दी कि किसी के पास 20 एकड़ से जमीन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा इस तरीके से, और साथ में किसी का आउटपुट बहुत ज्यादा हुआ तो उसके लिए भी टैक्स में एक कॉलम बना दिया गया है। Expanding the tax base to include high income agricultural households contributes to a more comprehensive and equitable tax system। और इनके लिए किया गया है कि भाई इनको भी टैक्स देना है और इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इक्विटेबल टैक्स सिस्टम लाया गया है कि पहले वो इवेल्युएट करेंगे कितना एग्रीकल्चरल आउटपुट हुआ और फिर उसके बेसिस पर कितना टैक्स बन सकता है। तो ये बड़ा काम किया गया। अगर ये मान लीजिए एग्रीकल्चरल फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया
तो डेफिनेटली हमारा जो बेस है टैक्स का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 60% पॉपुलेशन ये करती है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर करती है। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूजन ऑफ मोर टेक्नोलॉजी। और सिंपल सी बात है, आज का टाइम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टाइम है, तो हमें क्या करना है और ज्यादा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। सो यूटिलाइजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सच एज डाटा माइनिंग कैन बी इंस्ट्रूमेंटल in comprehensively understanding the extent of tax evasion and identifying the addressing existing loopholes in the system। तो हमें क्या करना चाहिए, डाटा माइनिंग करना चाहिए, मतलब हमें अपने ही कंट्री के अपने ही सिस्टम को इस तरह समझना है कि कम से कम लोग टैक्स इवेजन कर पाए और हम ये अपने ही सिस्टम के लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन सी वजह से टैक्स इवेजन हो रहा है। Technology-driven solutions enable more precise monitoring and enforcement, contributing to a more effective and fair tax administration। और जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ही ट्रांसपेरेंसी आएगी और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर से अगर कोई चीज हो रहा है ना, तो उसमें ह्यूमन एरर जो कंट्रीब्यूट करता है वो पार्ट वो खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगी तो ह्यूमन एरर वाली दिक्कत इसमें नहीं आएगी। So finally, conclusion इस टॉपिक का, widening India's tax base holds significant benefits including increased revenue, enhanced fairness, and improved economic stability. It reduces dependence on a limited numbers of taxpayers, promotes better government, and support equitable growth and fiscal responsibilities. Leveraging technologies is a crucial aspect of modernizing tax system and ensuring efficient, transparent and equitable tax administration। ये ओवरऑल कंक्लूजन है इस टॉपिक का कि अगर हमारी कंट्री में हम लोगों ने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इससे हमें कई सारे बेनिफिट होंगे। पहला तो ये होगा कि हमारी कंट्री का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, पारदर्शिता या फिर फेयरनेस आएगी, इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब बहुत सारे लोग टैक्स पेयर होंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है कुछ टैक्स पेयर्स पर वो खत्म हो जाएगी। तो वो टैक्स पेयर पे डिपेंडेंसी मतलब जो टैक्स दिया जाता है उससे ही गवर्नमेंट काम करती है, और उससे ही काम करेगी, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही बेनिफिट है। तो जितना टैक्स बढ़ सकता है उतना अगर हमने बढ़ा दिया, मतलब टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ा ली, तो जो कम लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उससे अब बढ़िया फायदा रहेगा, बाद में फिर उसको और भी मॉडर्न हम लोग कर सकते हैं गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये एंश्योर करना बहुत जरूरी है कि सिस्टम इफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और इक्विटेबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो। इन जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग भी प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो, उनके पास भी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जन विश्वास अमेंडमेंट फॉर प्रोविजन बिल 2023। कुल मिला के जन विश्वास बिल लाया गया है, ये क्या चीज है वो समझते हैं। The Lok Sabha has enacted the Jan Vishwas bill. The bill seeks to improve both living standards and commercial accessibility. इससे क्या मालूम पड़ता है कि लोगों का रहने का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड और कॉमर्शियल एक्सेसिबिलिटी को लेकर ये बिल बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम अभी ये चीजें पढ़ रहे हैं वो करंट प्लस बेसिक जो अपना इकोनॉमिक्स का होता है उनसे मिलाकर चीजें पढ़ी जा रही है। आपको ऐसे ही याद करनी है इनको। अगर आप ये टॉपिक बाई टॉपिक याद कर लेंगे ना तो ओवरऑल आपका सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। मेजॉरिटी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो इनको पढ़ोगे तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो बताइएगा, नहीं तो आपको क्या करना है, बस ये टॉपिक वाइज टॉपिक समझते हुए चलो। अपने आप ही एंड में क्या होगा, सारे टॉपिक अपने आप मिल जाएंगे अगर आपने इनको याद कर लिया तो। फाइन, देखिए की हाईलाइट ऑफ द बिल्स। इस बिल की क्या क्या हाईलाइट है, क्या क्या पॉइंट्स में गिवन है। अप्रोक्सीमेटली 180 offences related to 42 laws pertaining to the environment, agriculture, media, trade, industry and publications are made less illegal। अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऑफेंसेस जिसमें कई सारे तरीके की एक्टिविटी होती हैं, लाइक एनवायरमेंट के रिलेटेड, एग्रीकल्चर, मीडिया, ट्रेड, इंडस्ट्री, पब्लिकेशन, उनको थोड़ा सा लेस इलीगल बनाया गया। लेस इलीगल मतलब उनको थोड़ा नरमी बरती गई है कि हम ज्यादा पनिशमेंट वगैरह नहीं देंगे। ट्रांसफॉर्म्स
many fines into penalties, suggesting that punishment can be meted out without a court case, eliminates all violations and fines associated with the Indian Post Office Act of 1898. अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है. क्या किया गया है? ट्रांसफॉर्म मेनी फाइन्स इनटू पेनल्टीज. कई सारे फाइन्स जो पहले लगाए जाते थे वायलेशन होने पर, अब वहां पे पेनल्टी को सजेस्ट किया गया है. और सजेस्टिंग दैट पनिशमेंट कैन बी मेटेड आउट विदाउट अ कोर्ट केस. और ये भी बोला गया है कि आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है बिना केस किए. यानी एक तो से केस वाला झंझट बच गया और पनिशमेंट भी उसको मिल सकती है. एलिमिनेटिंग ऑल वायलेंस एंड फाइन एसोसिएटेड विद द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898. ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर, जो 1898 में बनाया गया था. तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया गया होगा क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में. Periodic modification of fines and punishments for different offences under designated act, 10% increase of the minimum amount of every 3 years. अब देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कुछ हाईलाइट बताना चाह रहे हैं इस बिल में क्या क्या लिखा हुआ है. तो अभी हम ये समझेंगे बिल क्यों बनाया गया था. बिल बनाया गया था कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ये लोगों का जीने का तरीका कितना ऊपर बढ़ सकता है. और उसमें ये बातें लिखी हुई है कि कुछ लॉज को लेस इलीगल बनाया गया है. ठीक है, कुछ में ये बोला गया है कि भाई पेनल्टीज के पनिशमेंट वो पेनल्टीज मिल सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकता है और कोर्ट के बाहर ही डिस्क्रिप्शन पूरा हो सकता है. अगला बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी बिल बनाए गए हैं उनमें टाइम टू टाइम, पीरियोडिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है टाइम टू टाइम, फाइन और पनिशमेंट को हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए. और बोल रहा है एटलीस्ट 10% इंक्रीज ऑफ द मिनिमम अमाउंट एवरी 3 ईयर. 10% बढ़ा देना चाहिए फाइन को. जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, बस में ट्रेवल करते हो कि लिखा होता है कि यहाँ पे धूम्रपान करने पर 300 रुपए जुर्माना. 300 रुपए इतना कम, और फिर 10 सालों से ये चलता हुआ आ रहा है. तो बोलना चाह रहा है कि ऐसे अगर कोई चीज पनिशमेंट या कोई रूल है तो उसमें जो फाइन है उसको बढ़ाते रहना चाहिए एवरी 3 ईयर्स के अंदर. इस तरीके से मॉडिफिकेशन टू द ग्रीवेंसेस, procedures and appeals processes, as well as the designation of one or more adjudicating officers to determine fines under law, including the Merchant Shipping Act of 1958. Again एक और एक्ट आया हुआ है, सिविक्स का टॉपिक है. आप बस ये नाम ध्यान रखिए कि बोलना ही जा रहा है ग्रीवांसेस. ग्रीवांसेस मतलब जो भी कोई कंप्लेंट आई है ना, कोई अपील की गई है तो उसको प्रोसेस किया जाएगा, है ना. और प्रोसेस करने के बाद उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से रूल्स ब्रेक हुए हैं. इसी से जुड़े हुए बिल्स, जैसे बिल हैं जो बिजनेसेस से, वो है मर्चेंट शिपिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, और ऐसे बहुत सारे बिल हैं. तो जितने भी बिल हैं उनको जन विश्वास बिल में कन्वर्ट करना, मतलब लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो गिल्टी है वो पकड़े भी जाए. तो यहाँ पे कुछ बिल के नाम हमने समझे. अगला है हाउ डू लॉज पॉलिसीज हैम्पर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. कहने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉज या फिर कैसे लॉज जो होते हैं और जो पॉलिसी है वो कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हैम्पर करती है. मतलब आराम से काम करने के बीच में अड़चन जो लॉज आते हैं वो कैसे अड़चन बनते हैं उसके बारे में समझना है. तो पहला है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इन द रिजल्ट ऑफ सेवरल कॉम्प्लिकेशंस, रिपोर्ट फाइलिंग एंड इंस्पेक्शन टू मॉनिटर वेरियस कंपनीज ऑपरेशन. अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, हमारी कंट्री में दिक्कत ये है कि रेगुलेटरी जो है उनका जो जांच करने का तरीका है वो सही नहीं है ना. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल ठीक तरीके से वो रिजल्ट और जो जांच होती है वो नहीं होती है. प्लस सेवरल कंप्लायंसेस, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. अगर आपने कंपनी खोली हुई तो बहुत सारे पेपर वर्क है, मीटिंग करवानी है, ऑडिट करवाना है, टैक्स पे करना है, प्लस रिपोर्ट फिलिंग एंड इंस्पेक्शन टू मॉनिटर वेरियस कंपनी ऑपरेशन. बहुत सारे कंपनी के ऑपरेशन होंगे, उन सभी का कंप्लायंस का मतलब होता है पेपर वर्क. ये डिफिकल्ट होता है.
और ये कंप्लायंस नहीं की, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की, है ना, टाइम पे ऑडिट नहीं करवाया, डायरेक्टर की मीटिंग नहीं करवाई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं करवाई, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा लोग डरते हैं। और अगर ये थोड़ा आसान हो जाए तो बिजनेस करना अपने आप इजी हो जाए। तो एक तो ये चीज है। अगला है फॉर इंस्टेंट एन एवरेज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से बोलते हैं इसको, एंटरप्राइजेस जो होते हैं छोटे मझोले व्यापार वाले लोग, विद 150 वर्कर्स, जिनके पास 150 वर्कर के आसपास है, must pay hefty fee for 500 to 900 compliances each year। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास 150 वर्कर भी है ना, तो उसको 500 से लेके 900 कंप्लायंसेस भरने होते हैं। कंप्लायंस यानी फाइल पेपर वर्क इन अ ईयर, और इसके लिए वो सीए हायर करेगा, लॉयर हायर करेगा, उसको बढ़िया सी फीस देनी पड़ती है। तो अब लोग सोचते हैं यार वर्कर रखते ही नहीं है, या फिर उनको रेगुलर वर्क नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इतना सारा काम करवाना पड़ेगा उनके लिए। अगला है पेनल्टीज, अप्रोक्सीमेटली 2 out of 3 5 clauses pertaining to business dealing in India include provision for imprisonment। कहने वाली बात यह है कि जितने भी लॉस हैं कंपनीज के लिए हमारी कंट्री में, उन प्रोविजन में कई जगह तो इम्प्रिजनमेंट की बात बोली गई है। इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देंगे। अब सोचो एक बिजनेसमैन है, उसको डर लग रहा है कि भाई जेल में जा सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ढंग से कर नहीं पाता है। For instance, the 843 Economic Laws, Rules and Regulations that govern and have an impact on conducting business in India contain about 26,134 incarnation clauses। इसका मतलब क्या होता है? Incarnation clauses, इसका मीनिंग ये है कि 843 तो इकोनॉमिक लॉज है, इसके अलावा टाइम टू टाइम उसमें 26,134 बार में चेंजेस हो चुके हैं। मतलब क्लॉजेस मान लीजिए आप, अलग अलग क्लॉजेस हैं और उन क्लॉजेस को समझना होता है। आप सोचो, पहले तो 843 रूल्स और रेगुलेशन ध्यान रखना, फिर इनने क्लॉजेस भी ध्यान रखना, बेचारा पगला जाएगा इंसान। इनइक्वलिटी एंड इनइक्विटेबल allocation of penalties in relation to the offenses committed, प्लस डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए जो पेनल्टी है वो प्रॉपर नहीं है। इनइक्विटेबल का मतलब होता है ऑफेंस के कंपेयर करेंगे अपन लोग, तो जिस हिसाब से ऑफेंस किया गया है ना, उसी लेवल की पेनल्टी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं दिखता है ना, ऑफेंस डिफरेंट टाइप का होता है और पेनल्टी अलग लेवल पे लगाई जाती है। फॉर इंस्टेंस, अंडर द IT Act of 2000, failing to post the grievances officer's name and contact information on the website risks penalties akin to those meted out of sedition। अब देखो, बताना चाह रहा है कि जैसे कि IT Act of 2000 बोलता है कि कोई भी पोस्ट ऑफ द ऑफिसर ग्रीवांसेस का नेम, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीवांस का मीनिंग होता है कोई प्रॉब्लम आने पर कंप्लेंट यहाँ पे किया जाना है, अगर उसका नाम भी वेबसाइट पे नहीं गिवन है तो वो भी पेनल्टी का एक काम, मतलब उस पर ही पेनल्टी लग सकती है। और साथ ही साथ सेडिशन चार्जेस, है ना, मेटेड आउट फॉर सेडिशन, मतलब विद्रोह, द्रोह या देशद्रोह इसे मान सकते हैं हम लोग, एक तरीके से मतलब क्राइम कमिट हो गया अगर एक नाम भी नहीं गिवन है तो ये बहुत सारे रूल्स हैं अपनी कंट्री के अंदर। अगला देखिए, मैं थोड़ा सा, आपको फॉन्ट विजिबल है प्रॉपर्ली? हाँ जी, फॉन्ट दिख रहा है ना प्रॉपर? ठीक है। लॉस दैट ओवरलैप एंड सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अब बहुत सारे रूल्स क्या है ना, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप मतलब एक जैसे ही कई सारे रूल्स हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के काम के लिए मतलब ऑफिसेस खोल हैं हमारी कंट्री में। The presence of several laws that overlap and serve different purposes result in legal uncertainties and less than ideal regulations। कहने वाली बात यह है कि सेम टाइप के वर्क के लिए कई सारे ग्रुप हैं और उनकी वजह से बिजनेस करने में दिक्कत आती है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, द एरिया ऑफ जुरिडिक्शन ओवरलैप बिटवीन द CCI एंड अदर सेक्टोरल रेगुलेटर्स लाइक ट्राई, सेबी, इरडाई, ETC। अब इनका फुल फॉर्म पहले आप देखेंगे, है ना। कुल मिला के ये है, ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म है ना, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस, ट्रेड, ये
कई ग्रुप बने हुए हैं, ट्राई है, सेबी है, सीसीआई है, एडाई। इनका काम मोर और लेस सिमिलर है और इनकी पॉलिसीज अलग अलग हैं, अलग अलग रूल्स हैं और कहीं ना कहीं पे ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। ट्राई का नाम आपने शायद सुना हो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। सेबी का नाम तो बहुत सुन ही रहा होगा, सुन ही रखा होगा आप लोगों ने, है ना। ऐसे ही एडा है और ये आप आजकल सुनते भी हैं कि सेबी का नोटिस गया है, ईडी का नोटिस गया है ना, वो सब चीजें। Unpredictability in laws and policies, frequent changes to the laws, retroactive taxation, etc। अब देखो दिक्कत क्या है। पहली बात तो जो लॉ बनते हैं कई बार वो फ्रिक्वेंट चेंज हो जाते हैं, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा लॉ बन गया। दूसरा, कई बार रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन, रेट्रोएक्टिव यानी आज मालूम पड़ा कि कोई गड़बड़ चल रही कंपनी में तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा 10 साल से कंपनी में गड़बड़ी चल रही थी, 10 साल का टैक्स लगाओ। तो जब भी पास्ट टाइम को लेकर यानी पुराने से लेकर अभी तक का पेनल्टी लगाई जाती है उसे बोलते हैं रेट्रो। ठीक है, रेट्रोएक्टिव, पास्ट से अभी तक का, पुराना भी टाइम ले लिया और अभी का भी ले लिया और उसको मिला के जब फाइन करेंगे तो उसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन। फॉर इंस्टेंस, export restrictions on food items, periodic adjustment to the GST rates on the various commodities and services etc। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, एग्जांपल ले लो फूड आइटम का, तो इन पर एक तो एक्सपोर्ट का हम लोग कर नहीं सकते, रोक टोक लगी हुई है, प्लस टाइम टू टाइम जीएसटी रेट चेंज हो जाती है। सपोज करो आज एक पैकेट बनाया गया फूड आइटम, है ना, उस पर आज जीएसटी लगा था मान लीजिए 10%, 2 महीने बाद वो बिका नहीं मान लीजिए और 2 महीने उसको सेल किया गया और जीएसटी अमाउंट चेंज हो गया, मान लीजिए जीएसटी की रेट 18% हो गई या 28% हो गई, तो अब उस पर कितना जीएसटी पे करना होगा, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि ऑलरेडी वो दे चुके हैं, फिर वो सेल हुआ तो किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट होगा। और ऐसा ही बहुत सारी कम्युनिटीज और सर्विसेज में देखा जाता है। Discretion in administration and rent seeking, excessive regulation breed regulatory bottleneck which give rise to administrative discretion and enforcement agencies rent seeking practices। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मतभेद हैं जिसमें फॉर एग्जांपल रेंट लेना, रेंट देना, है ना, जब बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए जाते हैं तो वो एक तरीके से बोटल नेक, बोटल नेक का मतलब समझते हो? हाँ, बोटल नेक का मीनिंग क्या होता है? मेरी आवाज तो आ पा रही है ना? हाँ जी। यस नीरू, प्रभजोत, स्नेहा, मेरी वॉइस आ पा रही है आप लोगों तक? ठीक है। बोटल नेक का ना ये रुकावट है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेंट सीकिंग, एक्सेसिव रेगुलेशंस, एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए बोटल नेक ढक्कन का काम करते हैं। ढक्कन मतलब उसको आगे बढ़ने से रोक देना। और इन्हीं सभी वजह से हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम लोग बोलते हैं, आसानी से काम कर पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यही दिक्कत भी हमारी कंट्री की, बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते हैं। हाउ डू बिल हेल्प? अब ये जो बिल बनाया गया है ना, जन विश्वास, तो इसमें कैसे हेल्प मिलेगी हम लोगों को यानी आम इंसान को? तो जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉस फॉर स्मॉल स्केल, टेक्निकल और फॉर्मल वायलेशन। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कौन से लॉज जो है वो क्रिमिनल लॉज है स्मॉल और टेक्निकल वायलेशन के लिए। छोटा मोटा कोई अगर कोई गड़बड़ी करी है तो उसके लिए कौन कौन से क्रिमिनल होंगे, कौन कौन से केस नॉन क्रिमिनल होंगे। डिटरमाइनिंग proportionality, a harmony between the seriousness of the transgression and the seriousness of the recommended penalties। अब पहले ये डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि किस लेवल का ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही यानी सीरियसनेस देखते हुए कि वो कितना
बड़ा ऑफेंस था उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी को रिकमेंड किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए टैक्स फ्रॉड, मान लीजिए एक चेक बाउंस हुआ, एक का चेक 10 करोड़ का, एक का चेक 10 रुपए का है, और उसमें लिखा हुआ है कि चेक बाउंस होने पे 1 साल की जेल, तो किसी का 10 रुपए का चेक बाउंस हो 1 साल की जेल डाल दिया ना, उस तरीके का नहीं होगा, तो वो थोड़ा देखा जाएगा। ईज ऑफ लिविंग, आसान की जगह रहने को, by decriminalizing certain act, individual and public employees won't have to worry about going to jail for infraction that are not serious। प्लस ये बातें बोली गई हैं कि जो चीजें छोटी मोटी हैं और जो पहले के टाइम में क्रिमिनल एक्ट माने जाते थे, अभी उन चीजों को कम कर दिया जाएगा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, वो अब क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है। तो इससे जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसको थोड़ा डर कम होगा, उसे फियर कम रहेगा जेल जाने का, तो ठीक थोड़ा ढंग से और काम कर पा रहा होगा। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस विल सेव टाइम एंड मनी by combining the changes of multiple laws with a single goal। क्योंकि अब रूल्स और रेगुलेशन सिंपल कर दिए जाएंगे, जो मल्टीपल लॉज है उसको कम किया जाएगा, तो इससे जो आम इंसान है बिजनेस कर रहा है वो आसानी से अपने माइंड को फोकस कर पाएगा बिजनेस के ग्रोथ के लिए। रिड्यूस वर्कलोड फॉर द जुडिशरी, और क्योंकि केस कम फाइल होंगे तो जुडिशरी पे भी वर्कलोड कम हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन procedures can lessen undue strain on the legal system and increase its effectiveness। तो बोलना चाह रहे हैं कि अगर केसेस कम फाइल होंगे तो जो जुडिशरी जो है हमारी कंट्री की न्यायपालिका जो है उस पर वर्कलोड कम हो जाएगा, और जब वर्कलोड कम हो जाएगा तो अपने आप ही जुडिशरी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसे कम केस हैंडल करने होंगे तो उन कम केसेस को ढंग से हैंडल कर पा रही होगी। तो ये इसके प्लस पॉइंट निकल के आएंगे कि बिल किस तरीके से हेल्प करेगा। फिर अगला है वे फॉरवर्ड, आगे क्या कर सकते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोटेक्शंस, वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ग्राउंडेड इन इम्पार्शियल एनालिसिस, द डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर of delegated legislation can be addressed with the aid of informal instrument like consultations, open house discussions, etc। अब इसका मीनिंग क्या है कि देखो, अगर हम एक प्रोसीजर फॉलो करें और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कहीं पर कोई भी इम्पार्शियलिटी हो रही है, तो उस इम्पार्शियल अगर कहीं डिसीजन मेकिंग में या किसी भी तरीके की गड़बड़ी हुई है तो उसे हम एनालिसिस करेंगे। कहीं पर अगर डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, मतलब कहीं पे सही ढंग से काम नहीं किया गया है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे और डेलीगेट करेंगे प्रॉपर रूल के थ्रू। लेजिस्लेशन मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम को रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और तब भी कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग कंसल्ट करेंगे उन चीजों के लिए, ओपन हाउस डिस्कशन करेंगे। अब इसके साथ साथ ओपन हाउस डिस्कशन के साथ साथ जो हमारी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फसाई हो गया, BIS हो गया, RBI हो गया, और जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हमारी कंट्री में हैं, उनसे बात करके हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से इश्यूज क्रिमिनलिटी के अंदर आते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस क्रिमिनलिटी के अंदर आते हैं, और इसके बाद हम द गवर्नमेंट्स advance announcement of policy position along the lines of the monetary policy position periodically announced by the monetary policy committees। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डिफरेंट पॉलिसीज अनाउंस करेगी, उनको हम लोग यानी बिजनेसमैन लोग जो होंगे वो प्रॉपर से समझे पहले, और जो कमिटी बनाई जा रही है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, वो गवर्नमेंट को बहुत मतलब वो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। दोबारा समझ लो इस चीज को, फसाई, RBI, BIS जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लगता है कि कहीं पे कुछ दिक्कत है, कुछ बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट कमिटीज बनाई जानी चाहिए, मनी रिलेटेड कमिटीज और नॉर्मल कमिटीज। कमिटी क्या करती हैं, वो चेक करती हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स करना अभी जरूरी है इंडस्ट्रीज के लिए, और कौन सी रूल्स और रेगुलेशन इंडस्ट्रीज को बेटर कर सकते हैं, तो ऐसा किया जाएगा। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अगला है
regulatory impact assessment to analyze and evaluate the effect of laws, establish a committee within the laws commission dedicated to regulatory impact assessment. देखो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आया है ना, हो सकता है ये जो टॉपिक है ना ये वाला ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रखना। अभी जब हम लोग और चीज आगे पढ़ लेंगे ना तो आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा। अभी के लिए होता है आज ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि थोड़ा रूल्स रेगुलेशन थोड़ा हैवी वर्ड्स हैं इसके अंदर। फाइन, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें एनालाइज करना है और इवेल्युएट करना है क्या कि कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाते हैं तो उसका क्या आउटकम निकलेगा, और वही चीज हमारी कंट्री गवर्नमेंट को करना है जिससे हमारा बिजनेस यानी हमारी कंट्री के लोगों का बिजनेस आसान हो पाए। प्लस डिफाइन लीगल स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट को ये डिफाइन करना चाहिए कि लीगल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं। टू ऑफर अ बोर्ड representative range of legal regulations standard encompassing the proportionality and necessity principles, कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर को काम करने के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस प्लस प्रिंसिपल्स पे काम करना है ये बताना है। अगला है सनसेट क्लॉज बिल्ट इनटू लॉ। एक सनसेट रूल होता है, सनसेट का मतलब होता है कि कई बार पहले बोलते थे कि आज सूरज ढलने से पहले काम होना चाहिए, उसे बोलते हैं सनसेट क्लॉज। बिल्ट इनटू लॉज, जो सनसेट लॉ है मतलब एक दिन में ही काम हो जाए ऐसा कुछ भी डिफाइन करना चाहिए गवर्नमेंट को। दीज प्रोविजन एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिवनेस, कोई प्रॉब्लम हुई आपने कंप्लेन की, कंप्लेन का रिप्लाई विद इन अ डे आना चाहिए। सनसेट क्लॉज मतलब विद इन अ डे, तो इससे क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। एंड इम्पैक्ट असेसमेंट एट द एंड ऑफ प्री डिटरमाइंड टाइम, और बिल्कुल जिस टाइम को डिफाइन किया गया है उसी टाइम में रिप्लाई आ जाएगा। while also catering to the ever evolving knowledge economy and technology space among modern businesses and entrepreneurship। अगर ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई टाइम पर आ जाए, जल्दी आ जाए, और एंड ऑफ द डे जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं सनसेट क्लॉज, तो ऐसा हो जाएगा तो अपने आप ही बिजनेसेस और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ग्रो कर पाएंगे इजीली और उनमें डेवलपमेंट आसान हो जाएगा, और यही हम लोग चाहते भी हैं। ठीक है, अब ये अगला है GIG, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। अभी हमारे दो टॉपिक हो गए, एक तो हो गया जन विश्वास बिल, इसको आप नॉर्मली भी समझ सकते हो, एक बार आप कहीं से गूगल भी कर सकते हो, नहीं तो ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करूंगा इनकी। और एक हमने अभी पढ़ा टैक्स बेस को हम लोग कैसे वाइडन कर सकते हैं। इसके अलावा बैकएंड में आप अपना रिवीजन या फिर जो पढ़ाई कर रहे हो उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए डायरेक्टली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तक हमने NCERT वगैरह पढ़ी थी ना, तो वो तो इनडायरेक्टली हेल्प करती है, बट अब ये जो मटेरियल है वो डायरेक्टली टॉपिक वाइज है और आपके सीधे हेल्पफुल होगा। समझ में आ पा रहा है? कहीं ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है? नीरू, स्नेहा, प्रभजोत, ओके। स्नेहा हो आपकी नहीं हो? ये ऑन करके चलेगा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इतना अभी करेगा। हाँ, और अगेन मॉर्निंग में आप लोग उठ जाते ना, एक्चुअली ना मैं ही नहीं उठ पा रहा हूँ आजकल इसीलिए दिक्कत ये है, रात को सोते होते 3-4 बज जाते हैं ना, तो सुबह उठा ही नहीं जाता है, तो वही है, कोशिश करेंगे। अच्छा हो आप, ओके 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 ओके, वैसे तो कोशिश करूंगा मैं आपको मॉर्निंग में ही मैसेज भेज दूं, तो मॉर्निंग में क्लास कर लेंगे, और कोई दिक्कत हुई तो इवनिंग में। बाकी देखो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ अपना भी शेड्यूल चेंज करने का, तो 90% तो मॉर्निंग में रखेंगे कल की क्लास, बाकी अगर कोई इशू हुआ तो इवनिंग में, है ना। इवनिंग में तो यही नाइट का है, तो आप बस ऐसा करा करना 7 बजे के आसपास एक बार चेक कर लो फोन कि मैसेज आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर तो है ही, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रहेगी क्लास। ओके देन, गुड नाइट, मिलते हैं कल, थैंक यू।